नमस्कार दोस्तों, दिशा ई-राइज़ के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। आज वंदे भारत करंट अफ़ेयर्स में हम 15 सितंबर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर वही अपना सिलसिला रहेगा जिसमें हम क्वेश्चनों को आपसे पुट अप करेंगे और आप उनको कमेंट करके उनका आंसर देना है। तो सभी साथियों से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक अपने साथियों को इस क्लास से जोड़ें और क्लास को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इससे भी बेहतर, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बेहतर है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको आपके सामने रख सकते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं, अभी आप इसी पे काम चल रहा है कि हम है ना जो क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाले वो आपके सामने लेके आए, टॉपिक वाइज आपके पास ने क्विज लेके आएंगे, उस क्विज का आंसर के सामने क्लास होगी, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इसी के लिए आपको सबसे पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है और शेयर करनी है, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़े और चैनल को सब्सक्राइब कराए ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। वंदे भारत करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आपके सामने, ये आ रहा है, हाल ही में सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फॉर्मूला वन सर्किट में पहली बार किसका आयोजन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्थित जो बुद्धा इंटरनेशनल फॉर्मूला वन सर्किट है, वहाँ पे एक रेस का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और वो रेस कौन सी है वो आपको कमेंट करके बतानी है। बताइए चलो, कौन सी रेस है ये? बिल्कुल, कौन सी है? मोटो जीपी रेस। मोटो जीपी रेस, मोटो जीपी रेस है। इसके अंदर ये मोटरसाइकिल रेस है भाई, क्या है? मोटर साइकिल रेस है। ये ग्रेटर नोएडा के अंदर हो रही है। इसके अंदर क्या हुआ, देखिए ये जो स्टार्ट होने जा रही है, ये होने जा रही है 22 सितंबर से, 22 सितंबर से 24 सितंबर तक ये रेस होगी। और कहाँ पे होगी? ये ग्रेटर नोएडा के अंदर होगी जी। इसका जो टिकट है ना, इसका टिकट 800 रुपये का, न्यूनतम टिकट जो है वो कितने का है? 800 रुपये का टिकट है भाई। इसका क्या है? इसका जो टिकट है न्यूनतम वो कितने का है? 800 रुपये का है। और इस मोटरसाइकिल रेस की जो स्थापना हुई थी, अपन बात इसकी हुई थी 1949 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 1949 के अंदर इस मोटरसाइकिल चैंपियनशिप की इसके अंदर स्थापना हुई, जिसके अंदर यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर लगभग 19 देश भाग लेंगे भाई, देश भाग लेंगे। 19 देश यहाँ पे भाग लेंगे। अब देखिए, भारत इसकी मेजबानी करने वाला 31वां देश बना है। भारत इसकी मेजबानी करने वाला 31वां देश है। कौन सा देश है? 31वां देश। इससे पहले ये जो रेस है 30 देशों में हो चुकी है, और अभी जो ये रेस हो रही है 31वां देश है अपना भारत। और यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर बुद्धा इंटरनेशनल जो सर्किट है वहाँ पे ये रेस होगी, और इसका जो टिकट है वो 800 रुपये है। और लगभग कब, कितने? 19 देश इसके भाग लेंगे इसके अंदर। और ये स्टार्ट होने वाली है 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक ये रेस होगी। और इसका जो टिकट है वो कितना है? 800 रुपये का है भाई। और देखिए मोटरसाइकिल रेस है, ये कौन सी है? ये मोटरसाइकिल फॉर्मेट के लिए है ये। देखिए आज का क्वेश्चन आगे का देखिए। आगे का क्वेश्चन आपके सामने आया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसानों के अधिकार पर पहली बार वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है भाई? कहाँ पर, कहाँ किया है? ये किसानों के लिए सम्मेलन किया है जिसमें किसानों के अधिकारों की बात की गई है। और ये किया गया है भाई नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ये सम्मेलन है, इसका उद्घाटन है, ये किसने किया? अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और ये किया कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। इसमें किसानों के, किसकी बात की है? किसानों के अधिकार की बात की है भाई।
किसानों के अधिकार की बात की है, किसानों के लिए कानून की बात की है, और साथ ही में इसके अंदर अलग अलग किस्म के अलग अलग किस्म के बीज व पौधों के बारे में जानकारी भी दी गई है, और साथ ही में किसानों को अपने बीजों के लिए, किसानों को अपनी किस्म या बीज कह सकते हैं, अपनी बीज कह सकते हैं, बीजों को पंजीकृत किया जा सकता है, पंजीकृत कराया जा सकता है। इसके लिए क्या पंजीकरण कराया जा सकता है, पंजीकरण कराने की सुविधा भी दी है। कहाँ पे हुआ यह सम्मेलन? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। किसानों के लिए वैश्विक सम्मेलन की या जो उद्घाटन हुआ है वो किसने किया है? हमारे राष्ट्रपति ने किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर ये किया है, जिसके अंदर किसानों के अधिकारों की यहाँ पे बात की गई है। किसानों के अधिकारों के साथ में इसमें पौधों की अलग अलग किस्म की यहाँ पे चर्चा की गई है। साथ ही में किसान अपने किस्म, यानी कि किसान क्या कर सकता है भाई कि दो बीजों को मिलकर एक नया बीज बना सकता है, तो किसान इसका खुद का अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करा सकता है। इस सम्मेलन में ऐसी बातें कही गई है, ऐसे अब किसानों को क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। आज का आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? सेवा क्षेत्र नीति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये दिया है किसने किया है भाई? ये उत्तराखंड ने दिया है भाई। किसने? उत्तराखंड ने। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? आपको ये बताना है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है उसका नाम क्या है। उत्तराखंड की राजधानी का आपको यहाँ पे नाम बताना है भाई। ये आज का क्वेश्चन है आपके। अब देखिए इस सम्मेलन इसकी बात करते हैं, तो इस सेवा के अंदर सेवा क्षेत्र की बात करते हैं। इस सेवा क्षेत्र के माध्यम से उत्तराखंड के 20 लाख लोगों को, कितने? 20 लाख लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने की बात की है। 20 लाख लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने की बात की है। साथ ही में 10 लाख कौशल विकास की बात की है भाई। 10 लाख लोगों को कौशल विकास से जोड़ेंगे, उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके माध्यम से उनको रोजगार दिया जाएगा। और इस नीति के अंदर बात करते हैं, इस नीति के अंदर की बात करते हैं, तो इसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र को काम लिया गया, शामिल किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र को, स्वास्थ्य के क्षेत्र को, खेल के क्षेत्र को, फिल्मी जगत को, फिल्मी जगत के बारे में यहाँ पे बात की गई है, और इस कल्याण के बारे में किया गया है, यानी लोक कल्याण। आईटी क्षेत्र में यहाँ पे क्या दिया गया, किया जाएगा? कौशल, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आईटी के साथ में डेटा संचार के बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ कुल मिला के बात यह है कि 20 लाख लोगों को तो रोजगार उत्पन्न करने की बात की गई है। साथ ही में 10 लाख लोगों के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम चलाएंगे, जिस इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, खेल हो गया, फिल्म जगत हो गया, इसके साथ में लोक कल्याण हो गया, आईटी का क्षेत्र हो गया, डेटा संचार की बात करते हैं, डेटा कि जितने भी काम है कंप्यूटर से रिलेटेड उसके बारे में यहाँ पे उनको क्या दी गई जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। और यह कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट में मंजूरी दी गई है भाई। किसकी सरकार से? राज्य सरकार। राज्य सरकार कहाँ की? उत्तराखंड की। तो आज का आपका सवाल है कि उत्तराखंड की राजधानी का नाम आपको बताना है। आज का पहला सवाल है, इसके अंदर उत्तराखंड की राजधानी को आपको नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसके अंदर,
हाल ही में पूर्व दिल्ली के लोनी क्षेत्र में किसका निर्माण किया जाएगा? अब देखिए भाई, यहाँ पे पूर्वी दिल्ली के अंदर लोनी क्षेत्र है, वहाँ पे एक पार्क का स्थापना की जा रही है। पार्क का क्या किया जाता है, उद्घाटन किया गया है। वो पार्क कौन सा है? क्या दिव्यांग पार्क है, आईटी पार्क है, रोजगार पार्क है, या रेन बसेरा पार्क है? कमेंट करके बताइए आप इसके अंदर, बिल्कुल कमेंट करके बताइए जी। यह है दिव्यांग दिव्यांग पार्क की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक मिनट। दिव्यांग पार्क की यहाँ पे क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है भाई, और जिसकी लागत होगी 1.20 करोड़ रुपए। 1.20 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। और जो ये पार्क बनाया जा रहा है, वो पार्क बनाया जा रहा है AMRUT योजना के तहत बनाया जा रहा है। इस पार्क के अंदर 6 प्रकार की, कितने प्रकार की भाई, 6 प्रकार की व्हील चेयर की सुविधा होगी। व्हील पार्क के इसके अंदर, दिव्यांग पार्क के अंदर 6 प्रकार की व्हील चेयर की, क्योंकि है किसके लिए है ये भाई, दिव्यांगों के लिए है। किसके लिए है, दिव्यांगों के लिए है। तो चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए पार्क बनाने जा रहे, तो उनके लिए चेयर की व्यवस्था की गई है। और 6 प्रकार की, अलग अलग प्रकार की है, क्योंकि दिव्यांग होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उनको सुविधा दी जा रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क नागपुर में है भाई। कहाँ पे है, नागपुर में है। और इस पार्क की जो बनकर तैयार होना है, उसकी यह बनकर तैयार होगा जनवरी 2000 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। और जनता के लिए, दिव्यांग जनता के लिए, जो दिव्यांग है, जो हाथ पैरों से क्या है, जिसके अपंग है, उनके लिए ये खोला जाएगा। देखिए आज का आगे का क्वेश्चन, आज के आगे का क्वेश्चन है, देश में बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय के बाद लाइव क्लास के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है भाई? देखिए, स्कूलों के अंदर भाई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को टेक्निक तौर से या उनकी स्किल को सुधारने के लिए उनको सुविधा दी जा रही है। इसके लिए स्कूल के पढ़ने के समय के बाद, स्कूल का जो समय समाप्त होने के बाद में भी स्कूल के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया, देश के, अपने जो देश है उसमें हर स्कूलों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें टीचर क्या करेंगे, लाइव क्लास देंगे और बच्चे उस लाइव क्लास को देखेंगे। तो उस जो लाइव क्लास है उसको प्रोग्राम बनाया गया है। तो वो प्रोग्राम कौन सा है भाई, वो है स्कूल आफ्टर स्कूल। कौन सा है, स्कूल आफ्टर स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के तहत बच्चों को क्या किया जाएगा, स्कूल समय के बाद में, स्कूल की जो छुट्टी होने के बाद में भी लाइव क्लास चलेगी। और इस लाइव क्लास के माध्यम से इनको शिक्षा दी जाएगी। और इन शिक्षा के द्वारा बच्चों की, देखिए, स्कूल के बाद, स्कूल समय के बाद ये लाइव क्लास चलेगी, जिसके तहत विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कह सकते हैं, अतिरिक्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। जो बच्चे कमज़ोर है या एक बार में समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल के बाद, स्कूल समय समाप्त होने के बाद में लाइव क्लास प्रोग्राम का जो काम किया गया है, जिसके तहत बच्चों को सुविधा मिलेगी कि वो अपनी क्लास को, जो स्कूल में पढ़ा है, उसी का रिवीजन हो जाएगा, तथा जो समझ में नहीं आया हो तो दोबारा भी उस क्लास को देख सकता है। इसके तहत देश के अंदर सभी स्कूलों के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है स्कूल आफ्टर स्कूल के बाद में इनको क्या किया जाएगा भाई, इसके बाद में इनको लाइव क्लास से भी पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके
आगे का क्वेश्चन है, देखिए, सरकारी स्तर पर रोबोट से फिजियोथेरेपी के लिए एडवांस रोबोटिक सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान की बात कर रहे हैं भाई। राजस्थान के अंदर ये बनाया गया है, और ये बनाया गया है एसएमएस अस्पताल के अंदर। एसएमएस, एक मिनट, एसएमएस अस्पताल के अंदर। इसके माध्यम से इस अस्पताल में 25-25 करोड़ की, कितने, 25-25 करोड़ की 2 मशीनें लाई गई है भाई, मशीनें लगाई गई है। इनके माध्यम से अब क्या होगा भाई, कि इसके लिए डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है वहाँ पे, और अब जो ऑपरेशन होगा या जो भी ऑपरेट होगा, वह ऑपरेशन होगा वो इस मशीनों के द्वारा होगा, जिसके द्वारा ना खर्चा ज़्यादा है, लेकिन इसका ना किसी योजना या किसी के तहत अभी इसका इलाज नहीं हो रहा है, अपने खर्चे पे हो रहा है। और ये जो मशीनें आई हैं वो कहाँ पे आ रही है, 25-25 करोड़ की है, और कहाँ पे, एसएमएस अस्पताल के अंदर हुआ है। और ये जो सुविधा है, इस इलाज स्टार्ट हो गया है, इलाज प्रारंभ हो गया है, कहाँ पे, और जहां तक है, यहाँ पे 2 मरीजों का ऑपरेशन भी हो चुका है। इलाज हो चुका है इस मशीन के माध्यम से। लगभग जितनी भी जटिल बीमारियां हैं, जितनी भी जटिल बीमारियां हैं, उनको डॉक्टरों के द्वारा, रोबोटिक के द्वारा आसानी से और अच्छे तरीके से और अधिक सुविधा के अनुसार इसके साथ में ये बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और ये कहाँ किया जा सकता है, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर किया जा सकता है। यहाँ पे ये और मशीनें 25-25 लाख रुपए की आई है। आज का आगे का क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विमोचित पुस्तक शोध पद्धति के लेखक कौन है भाई? यहाँ पे बात कर रहे हैं, शोध पद्धति की बात कर रहे हैं। ये एक पुस्तक कलराज मिश्र ने हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है भाई। तो वो पुस्तक थी, वो किसकी थी? वो पुस्तक थी डॉक्टर सुरेश, लता सुरेश की, लता सुरेश की। इस पुस्तक के अंदर बात करते हैं तो शोधकर्ताओं के लिए जितनी भी समस्याएं आती है, शोधकर्ता को शोध में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है तथा इसमें उन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, ये बताया गया है। अब आपको ये बताना है कि देखो, ये पुस्तक की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पुस्तक। चलो, आप, आज का क्वेश्चन यही है आपके लिए कि डॉक्टर लता सुरेश के द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक का नाम क्या है, यह आपको बताना है भाई। इसके अंदर शोध प्रक्रियाओं के बारे के अंदर जो भी समस्याएं आती है उसके बारे में इसमें लेखक है, लिखा गया है ये पुस्तक में। और इसमें समस्याओं के बारे में जो भी उनके अनुसार जो भी समस्या आ रही है उनका सॉल्यूशन इस प्रक्रिया से कैसे निकला जा सकता है, उसका हल निकाला जा सकता है, उसके आधार पर इस पुस्तक को दिया गया है। और इस पुस्तक का विमोचन है जो किसने किया है, अपने राज्यपाल है कलराज मिश्र को। आपको आज का दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर लता सुरेश द्वारा लिखित हाल ही में विमोचित पुस्तक का नाम क्या है, ये आपको बताना है। बिल्कुल मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कमेंट करके बताओगे इस पुस्तक का, नहीं तो मैं कल आपको नाम बताऊंगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र एनसीसी कैंडिडेट जिनका चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम रूस के लिए हुआ भाई। अपने राजस्थान का एक
जो एनसीसी कैंडिडेट है वो जिनका चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत रूस के अंदर जो प्रोग्राम होगा उसके लिए ये चयन हुआ है। और ये चयन हुआ है भाई किसके लिए? दिग्विजय सिंह शेखावत के लिए। किसका चयन हुआ है? दिग्विजय सिंह शेखावत का। ये एनसीसी कैंडिडेट है और इनका एनसीसी कैंडिडेट के साथ ही ये रूस के अंदर जो भी ट्रेनिंग होगी, जिस प्रकार की इनको सुविधाएं दी जाएगी और एनसीसी से रिलेटेड जो भी इनकी क्रियाकलाप होंगे वो सीखने को मिलेंगे और इस प्रोग्राम में ये भाग लेंगे। तो जो दिग्विजय सिंह शेखावत है ये अपने बड़ी सादरी के हैं भाई। कहाँ के हैं? बड़ी सादरी के हैं ये। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विजय सिंह शेखावत है और यह कहाँ पे चयन किसमें हुआ है इसका? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ पे? रूस के अंदर हुआ है। और ये एनसीसी कैंडिडेट है भाई। क्या है? एनसीसी कैंडिडेट है। और ये अभी इस प्रोग्राम के तहत रूस के अंदर जो इनके द्वारा जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बारे में ये उसमें शामिल होंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए आज का आगे का क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित 32वीं अखिल भारतीय जीवी है भाई। ये जीवी मावलकर है भाई। शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में उदयपुर के आदित्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है भाई? आदित्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ये पदक जीता है भाई, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ में जो ये प्रतियोगिता है ये नेशनल राइफल एसोसिएशन के द्वारा कराई जाती है। और ये कौन सी है? 32वीं अखिल भारतीय है। और इसका जो उदयपुर के आदित्य सिंह है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने क्या किया है भाई? ये इंदौर के अंदर हुई है 0.2। इसके अंदर ध्यान से देखना भाई, निशानेबाज की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे है 0.2 ओपन साइट ड्रोन के अंदर इन्होंने जो प्रतियोगिता हुई है इसमें के अंदर उन्होंने 600 में से 528 अंक प्राप्त कर और पहला स्थान प्राप्त करके कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है भाई। कौन सा? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं, आदित्य प्रताप सिंह है। और यहाँ पे इंदौर की बात करते हैं, महू जिला के अंदर ये हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर। और जिसके अंदर इन्होंने 0.22 ओपन साइट प्रोन के अंदर प्रतियोगिता के अंदर 600 में से 528 अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया है। और कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन था आज का। राजस्थान का जो खिलाड़ी है ये। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है आज का, लो स्टेट पेरिस की ओर से राजस्थान की किस पेस्ट्री सब को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? देखिए भाई, पेस्ट्री खाने वाली चीज है, पेस्ट्री बनाने के लिए अच्छी चीज बनाई है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। और यह है तेजस्वी चंदेल जयपुर की। कौन है? तेजस्वी चंदेल जयपुर की है। इन्होंने क्या किया है भाई? घेवर और रबड़ी से, ध्यान से सुनना, राजस्थान का घेवर व रबड़ी से एक क्या बनाई? नई चीज बनाई है और वो बनाई पेस्ट्री, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है पेरिस के अंदर। और इन्होंने भारतीय नई नई अलग अलग मिठाइयों की, भारत की अलग अलग मिठाइयों का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने क्या किया? घेवर और रबड़ी के द्वारा एक पेस्ट्री बनाई, जिसको वहां पे इन्होंने क्या किया भाई? प्रस्तुत किया पेरिस के अंदर। और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया भाई? इसको ये अवार्ड दिया गया पेस्ट्री बनाने के लिए। अब बात करते हैं, देखिए भारत में यह अवार्ड, भारत को कह सकते हैं
भारत को सेब में यह पहला अवार्ड है, यानी कि जो खाना बनाने सेब बोलते हैं उनको जो भारत के किसी भारतीय को मिला है तो ये पहला अवार्ड है उसके लिए। और अभी वर्तमान के अंदर बात करते हैं तो तेजस्विनी चंदेला जो जयपुर की है वो पेरिस के अंदर, कहाँ पे भाई, पेरिस के अंदर, यहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है भाई। इसकी पढ़ाई पूरी कहाँ की है, पेरिस के अंदर। पढ़ाई कहाँ पे की है, पेरिस के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब देखिए पेस्ट्री बनाई है इसने, कितनी घेवर और रबड़ी से मिलकर एक पेस्ट्री बनाई है और वहाँ पे ये जो प्रस्तुत की तो सबसे अच्छी लगी, इसके लिए इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। देखिए आज के वंदे भारत का अंतिम सवाल आपके सामने लेकर आए हैं और ये अंतिम सवाल कौन सा, हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के मंच पर पहुंचने वाली नीरू यादव राजस्थान के किस ग्राम पंचायत की सरपंच है, किस ग्राम पंचायत की सरपंच है भाई, इसके बारे में अपने को ये बताना है। तो बिल्कुल आप आंसर दीजिए, इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। ये है लोबी अहीर, कहाँ की है भाई, लोबी अहीर, ये झुंझुनू के अंदर आती है, झुंझुनू के अंदर ये आती है। और झुंझुनू की बात करते हैं तो देखिए ये जो झुंझुनू की लोबी अहीर आती है वहाँ की ये सरपंच है और ये केबीसी के अंदर, केबीसी में जाने वाली पहली सरपंच है, केबीसी के अंदर जाने वाली पहली सरपंच है। और इन्होंने कितने देखिए भाई, इन्होंने है जो 6,80,000 रुपए जीते हैं, कितने, 6,80,000 रुपए जीते हैं इस खेल में। और ये केबीसी का कौन सा संस्करण है यार, सीजन है, ये सीजन है 15वां सीजन है भाई, कहाँ का है ये, 15 सीजन है केबीसी का। और मूल रूप से नीरू यादव की बात करते हैं तो ये हरियाणा के करनाल की बेटी है, करनाल की बेटी है। और झुंझुनू में इनका क्या है, ससुराल है भाई, झुंझुनू के अंदर इसका ससुराल है। करनाल और हरियाणा और उसके पास में ही लगती हुई ये क्या है, लोबी पंचायत समिति है। वो उस पंचायत समिति के अंदर यहाँ पे ये क्या, पंचायत समिति में ग्राम पंचायत है, यहाँ पे उन्होंने क्या है, सरपंच है। और ये केबीसी में जाने वाली पहली सरपंच है जिन्होंने 15वें सीजन के अंदर कितने रुपए जीते हैं भाई, 6,80,000 रुपए जीते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए वंदे भारत करंट अफेयर्स और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपको और भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रख सके। तब तक के लिए धन्यवाद।